आज हम ब्लैक एंड व्हाइट में एक ऐसी खबर से शुरुआत करेंगे जिसने एक बार फिर से उस डर को फैला दिया है जिसके तहत यह माना गया कि कोविड वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को कम उम्र में ही हार्ट अटैक आ रहे हैं। यह चिंताजनक बात है। सोशल मीडिया पर भी ऐसे बहुत सारे सैकड़ों वीडियोस आपने भी देखे होंगे जो वायरल हैं, जिसमें युवा भी हार्ट अटैक का शिकार होते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, कुछ युवाओं को जिम में एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक आ जाता है। कुछ युवा खेल रहे होते हैं, क्रिकेट के मैदान पर होते हैं और मैच खेलने के दौरान ही उनको हार्ट अटैक आ जाता है। कुछ ऐसे भी वीडियोस हैं जिसमें डांस करते करते लोगों की मौत हो रही है और इन तस्वीरों को देखकर लोगों को संदेह हो रहा है कि क्या कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद युवाओं में हार्ट अटैक के मामले बढ़ गए हैं। ये सवाल खड़े हो रहे हैं और इस संदेह को कर्नाटक के हासन से फिर हवा मिली है। हासन में पिछले 40 दिनों में 22 लोगों की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो चुकी है और मरने वाले लोगों में आधे से ज्यादा लोग 19 से 45 वर्ष तक के युवा हैं। ये यूथ है 19 से 45 साल के, और इसी वजह से फिर से संदेह पैदा हो गया है कि क्या कम उम्र में हार्ट अटैक आने की वजह कोविड वैक्सीन है। हासन के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के मुताबिक पिछले 2 वर्षों के अंदर वहां के 507 लोगों को हार्ट अटैक आ चुका है। 507। और अब वहां के युवाओं में दिल की बीमारियां बढ़ गई हैं। इस वजह से हासन ही नहीं, पूरे देश में इसको लेकर एक डर का माहौल है। लोग डरे हुए हैं और संदेह भी है। लोगों को संदेह है कि युवाओं में हार्ट अटैक की वजह कोविड वैक्सीन है। कई लोग तो ये मानकर बैठे कि कोविड वैक्सीन ही इसके पीछे की वजह है। अब हालात यह है कि कर्नाटक के नेता तो खुलकर कोविड वैक्सीन पर सवाल उठाने लगे हैं और वो वैक्सीन को ही हार्ट अटैक की वजह बता रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने तो कोविड वैक्सीन और हादसे में हुई हार्ट अटैक से हुई मौतों के बीच में कनेक्शन की जांच करने के लिए एक बाकायदा कमेटी बना दी है। उन्होंने हार्ट अटैक से हुई मौतों की वजह कोविड वैक्सीन को बता दिया है, जिसमें अब जब ये मुद्दा सामने आया तो इस पर अब जमकर राजनीति भी हो रही है। Report which came out in the media regarding Hassan, so I've already told my department officials to collect all the data and check exactly what is the truth behind the whole thing and then submit a report. So they will be looking into that and they'll be verifying. Then once the report comes, then we'll be able to tell exactly what is the situation there. So I don't want to make anything without getting an official report. So I already told our people to get all the data, analyze it and see what are the exact causes, and then we will definitely come out with very shortly we'll come out with the findings. I welcome the inquiry by the state government is a welcome decision, but Chief Minister, being the Chief Minister of the state, he should not issue such a baseless and useless statement. Deaths has been taken place from 2014 onwards. Many youths are died due to the heart attack. That study is still going on. The deaths of youths has not started in 24 or 25. It's been going on from 2014 onwards. I have usually address all chief ministers with a great deal of respect. When it comes to Siddaramaiah, I really have a great deal of difficulty in saying respected Siddaramaiah because he has taken politics in Karnataka to a level where it is beyond desperation and shamelessness and a politics of lies. He is the chief minister of a state that is rapidly imploding. It is imploding socially, it is imploding economically, there is no money for development. And all he has to offer, and he's, by the way, presiding over the most corrupt political government in the history of Karnataka. So all he has as a strategy to do is to divert people's attention by making outrageous statements. कोविड वैक्सीन को लेकर नेता बातचीत कर रहे हैं, कोविड वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया पर भी बातचीत हो रही है और इस वैक्सीन को लेकर आम लोग भी बात कर रहे हैं। साल 2021 से ही कोविड वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर तरह तरह की बातें की गई और ये पहली बार नहीं है कि जब कोविड वैक्सीन को युवाओं की अचानक होने वाली मौतों की वजह माना गया या बताया गया। केंद्र सरकार लगातार कोविड वैक्सीन को लोगों के लिए सुरक्षित बताती रही है, लेकिन बावजूद इसके लोगों को इस पर संदेह होता रहा है, लोगों का शक है और लोगों के इसी संदेह को दूर करने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और एम्स ने एक विशेष अभियान चलाया। इसके तहत उसने कोविड की वैक्सीन और युवाओं के अचानक होने वाली मौतों के कनेक्शन को लेकर बाकायदा जांच की।
आईसीएमआर और एम्स की स्टडी के मुताबिक कोविड वैक्सीन और युवाओं में होने वाले हार्ट अटैक के मामलों में कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। स्टडी में पाया गया कि अचानक होने वाली मौतों की वजह युवाओं की मौजूदा लाइफस्टाइल या पहले की बीमारियां हैं। लाइफस्टाइल यानी कि क्या खा पी रहे हैं, कब सो कब जाग रहे हैं। आईसीएमआर और एम्स ने कई एजेंसीज की मदद से पूरे देश के युवाओं पर इसको लेकर बाकायदा जांच करवाई थी। इस जांच में 18 से 45 वर्ष तक के युवाओं को शामिल किया गया था। इसे साल 2023 में मई से अगस्त के बीच में किया गया था, जिसमें देश के 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 47 अस्पताल शामिल थे। आईसीएमआर और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने तो यहां तक कहा है कि भारत की कोविड वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित है और इससे किसी भी तरह की कोई गंभीर समस्या नहीं हुई है। इनका मानना है कि युवाओं को अचानक आने वाले हार्ट अटैक की कई वजह हो सकती है। वो कई वजह बताते हैं, जिसमें पहली वजह है जेनेटिक्स या आनुवांशिक कारण, दूसरा लाइफस्टाइल और खानपान, तीसरी वजह पहले से रही शारीरिक समस्याएं, चौथी वजह कोविड होने के बाद हुई बीमारियां। इसका कोई भी कंफर्म्ड एविडेंस नहीं है जो ये ऐसे कहता है कि कोविड की वैक्सीन की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि कई चीजें हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक, जिसको हम समझते हैं कि हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज आ गया और हार्ट अटैक हो गया और पेशेंट की मृत्यु हो गई, ये भी है। उसके साथ साथ और भी कई हार्ट में प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे पैदाइशी आपके हार्ट के अंदर होल हो जिसका आपको पता नहीं है, आपका हार्ट मसल वीक हो रहा है जिसकी वजह से आपको पता नहीं है, या कि कोई मसल थिक हो गया है जिसमें इरेगुलर हार्ट बीट बड़ी आसानी से आ सकती है, खास करके इंटेंस एक्सरसाइज से। ये बातें भी हैं कि जिन लोगों को, और इसकी ये देखना पड़ेगा कि जो मृत्यु हुई है जिन लोगों की हाल में, जो यंग लोग हैं, उनकी जो ऑटोप्सी रिपोर्ट्स हैं उनको सबको कंपेयर करके देखा जाए कि कोई इसमें ट्रेंड है कि कोई हमें ऐसे रैंडमली अफवाह नहीं उड़ानी चाहिए कि वैक्सीन से हुआ है, क्योंकि इसकी स्टडी करी गई थी, आईसीएमआर ने करी थी और काफी रिलायबल स्टडी है जिसमें निकला था कि कोई कोरिलेशन नहीं मिला। इसीलिए ये वैक्सीन को ब्लेम करना सही नहीं है इस स्टेज पे। आईसीएमआर ने वर्ष 2023 में कोविड पर ही अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें उन्होंने 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2023 के बीच हुई ऐसी घटनाओं का विश्लेषण किया था जिनमें अलग अलग कारणों से 29,000 से ज्यादा लोगों की अचानक मौत हुई थी। उसने अपनी स्टडी में पाया है कि मरने वालों में ज्यादातर लोग ऐसे थे जिन्हें या तो पहले से कोई बीमारी थी या फिर जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना में हुई थी। सिर्फ 729 लोग ऐसे थे जो अपनी मृत्यु से कुछ घंटे पहले तक पूरी तरह से स्वस्थ थे, लेकिन इसके बाद अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ गया या फिर अन्य कारणों से उनकी मौत हो गई। आईसीएमआर ने इन्हीं 729 मौतों पर यह स्टडी की और यह बताया है कि इनमें से कुल 133 लोग ऐसे थे जिन्होंने कोविड की वैक्सीन नहीं लगवाई थी और 145 लोग ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन की 1 डोज लगवाई थी। 401 लोग वो थे जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई थी और कुल 31 लोग ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन की तीनों डोज लगवाई थी। स्टडी के मुताबिक कोविड के बाद जिन लोगों की सही मायनों में अचानक मौत हुई, उनमें से 81% लोग ऐसे थे जिन्होंने कोविड की कम से कम 1 वैक्सीन लगवाई थी और इसीलिए अचानक होने वाली मौतों के पीछे बहुत सारे लोग कोविड की वैक्सीन को वजह मानते हैं। लेकिन सच ये है कि इन लोगों की मौत का कारण कोविड की वैक्सीन नहीं है। आईसीएमआर को अपने स्टडी में यह भी पता चला था कि कोविड के बाद अचानक हुई मौतों में से 10% लोग ऐसे थे जिनके परिवार में पहले भी किसी सदस्य की इसी तरह से अचानक मौत हो चुकी थी। यानी इन लोगों के परिवारों में ऐसी मौतों की फैमिली हिस्ट्री थी। इसमें से 18% लोग ऐसे थे जो जरूरत से ज्यादा शारीरिक गतिविधियां कर रहे थे और ज्यादा थकान की वजह से इनकी अचानक मौत हो गई।
इनमें कुछ लोग ऐसे थे जो कोविड होने के बाद जरूरत से ज्यादा व्यायाम कर रहे थे। 27% लोग ऐसे थे जो स्मोकिंग यानी धूम्रपान करते थे और अपनी अचानक हुई मृत्यु से पहले भी उन्होंने स्मोकिंग की थी। इसके अलावा 27% लोग ऐसे थे जो शराब पीते थे और इनमें भी 7% को नशे की लत थी। इन नतीजों के आधार पर आईसीएमआर ने उस वक्त भी ये दावा किया था कि भारत में अचानक होने वाली मौतों का कारण कोविड की वैक्सीन नहीं है। वर्ष 2021 में कोविड वैक्सीन के लॉन्च होने के बाद से ही उस पर संदेह किया जाता रहा है। कोविड वैक्सीन के असर को लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए हैं। ये सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि अन्य बीमारियों की वैक्सीन की तुलना में कोविड की वैक्सीन रिकॉर्ड तोड़ समय में बना दी गई थी। इसीलिए लोगों को शक है कि यह वैक्सीन असरदार नहीं है और लोगों के दिल पर इसका बुरा असर पड़ता है। ये लोगों का संदेह, उनका शक है। और आमतौर पर जब किसी गंभीर बीमारी की वैक्सीन बनाई जाती है तो उसको कई पैमानों पर परखा जाता है, कई पैमानों पर उसकी जांच होती है और वैक्सीन को लॉन्च करने से पहले उसे 5 स्तरों से गुजरना पड़ता है। ये 5 स्तर कौन कौन से आपको बताते हैं। पहला स्तर है रिसर्च, दूसरा है प्री क्लिनिकल ट्रायल, तीसरा है क्लिनिकल ट्रायल, चौथा है कानूनी अनुमति मिलना और पांचवा फिर वैक्सीन का निर्माण। इस पूरी प्रक्रिया में सामान्य तौर पर 10 से 15 साल लग जाते हैं। 10 से 15 साल। उदाहरण के तौर पर पोलियो और चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों की वैक्सीन बनाने में कई दशक लग गए, कई दशकों का इसमें समय लगा। साल 1908 में पहली बार पोलियो के वायरस की पहचान की गई थी, लेकिन इसकी वैक्सीन साल 1955 में आई थी। अब आप सोचिए, पोलियो जैसी बीमारी की वैक्सीन बनाने में 47 साल लग गए थे। इसी तरह साल 1950 में पहली बार चिकन पॉक्स के वायरस वेरिसेला जोस्टर की पहचान की गई थी, लेकिन इस बीमारी की वैक्सीन पूरे 40 साल बाद बन पाई, जो इसकी जो वैक्सीन बनी 1955 में। और इसीलिए यह शक जताया जाता है कि कोविड की वैक्सीन बनाने में ढिलाई बरती गई और यही वैक्सीन युवाओं को आ रहे हार्ट अटैक का कारण है। हार्ट अटैक को लेकर हमने एनसीआरबी से कुछ आंकड़े जुटाए हैं। इनमें पता चलता है कि कोविड से पहले और कोविड के बाद हार्ट अटैक के मामलों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया, यानी कि जो हम सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। आंकड़े क्या बताते हैं वो आपको बताते हैं। साल 2018 से साल 2019 में 53,769 लोगों को हार्ट अटैक आया और कोविड के बाद 2 सालों में यानी कि 2021 और साल 2022 में 60,870 लोगों को हार्ट अटैक आया। यह आंकड़ा आपके सामने है। यानी कि जिस तरह से वैक्सीन से हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों को लेकर दावा किया जा रहा है, आंकड़े उसका समर्थन नहीं करते हैं। इसमें यह भी पता चलता है कि वैक्सीन हार्ट अटैक का कारण नहीं है, क्योंकि जब देश में कोविड नहीं था तभी तो हार्ट अटैक के मामले लगभग उतने ही थे जितने कि अब सामने आ रहे हैं। हालांकि कई मेडिकल रिसर्च में यह बात जरूर सामने आ चुकी है कि जिन लोगों को कोविड हुआ था उनमें दिल की बीमारियां 25% तक बढ़ी हैं। और अभी हाल ही में हार्ट अटैक को लेकर दिल्ली के एक बड़े अस्पताल ने दावा किया कि साल 2020 से लेकर फरवरी 2025 तक हार्ट अटैक के 50% शिकार 40 वर्ष से कम उम्र के युवा हैं। 40 साल से कम इनकी आयु है और उनके मुताबिक युवाओं में हार्ट अटैक की वजह वैक्सीन नहीं बल्कि उनकी खराब जीवन शैली है, उनका खराब खान पान, तनाव, स्ट्रेस लेते हैं युवा और शराब सिगरेट का सेवन करना है। और इसी तरह से दिल्ली के आकाश हेल्थ केयर ने 5 सालों तक की गई अपने एक रिसर्च में दावा किया है कि कोविड के बाद हार्ट अटैक के मामले लगभग 2 गुने हुए हैं। साल 2024 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक स्टडी में यह पाया गया कि जो लोग कोविड से संक्रमित हुए थे उनको दिल की बीमारियों और स्ट्रोक होने का खतरा ज्यादा है। NIH ने 3 साल में 2 लाख से ज्यादा लोगों पर यह स्टडी की थी। NIH ने यह भी पाया कि ऐसे लोग जिन्हें कोविड के दौरान अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आई थी उनमें से यह खतरा 4 गुना उनमें ज्यादा है। हम इस बात को भी माने या फिर ना माने, लेकिन सच तो यही है कि कोविड वैक्सीन से हार्ट अटैक होने की आशंका ना के बराबर है। कुछ रिपोर्ट्स इसी का इशारा करते हैं और सच ये है कि हमारे देश में हार्ट अटैक की बढ़ती घटनाओं की प्रमुख वजह है लोगों की बदलती जीवन शैली, लोगों का ये बदलता खान पान, रहन सहन। आज हमारा देश तेजी से विकास कर रहा है, बढ़ रहा है और लोग पहले से ज्यादा समृद्ध हुए हैं, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि समृद्ध होने के साथ साथ लोगों का मोटापा, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियां भी लोगों में बढ़ी हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत की जनसंख्या दुनिया की कुल आबादी के 20% से भी कम है, लेकिन भारत में दिल की बीमारियों वाले मरीजों की संख्या दुनिया भर में दिल के मरीजों की संख्या का 60% का हिस्सा है।
आप अंदाजा लगाइए ये डेटा कितना ज्यादा है। दुनिया में दिल के मरीजों की संख्या का 60% हिस्सा सिर्फ भारत में। और युवाओं में हार्ट अटैक का संबंध केवल आपकी बदलती जीवन शैली ही नहीं है, बल्कि इसकी एक वजह अनुवांशिकता भी है। यह हेरिडिटी प्रॉब्लम भी है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि जो लोग नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, शराब और सिगरेट से दूर रहते हैं, उन्हें दिल की बीमारियां और हार्ट अटैक नहीं होता है। लेकिन जब ऐसे लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है तो लोग सोच में पड़ जाते हैं जो सिगरेट, शराब इन सब से दूर रहते हैं। और सच ये है कि 40% मामलों में तो दिल की बीमारियां हमें अपने परिवार के लोगों से ही मिलती हैं। ये जेनेटिकल है। इसे आप इनहेरिटेड भी कह सकते हैं। इनहेरिटेड हार्ट कंडीशन या जेनेटिक हार्ट डिजीज भी कहते हैं। इसमें अगर आपके माता पिता या फिर उनके माता पिता को दिल की बीमारी हो तो 40% मामलों में आपको भी दिल की बीमारी हो सकती है। फिर चाहे आप सिगरेट पीते हो, ना पीते हो, आप शराब को छूते बिना हो, तब भी आपको ये हो सकता है। हालांकि डॉक्टर ये मानते हैं कि अगर जेनेटिक टेस्टिंग करवाई जाए तो शुरुआती चरणों में ही ऐसी बीमारियों का पता चल सकता है और हार्ट अटैक का खतरा कम किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप टेस्ट करवाएं। अगर आपके परिवार में भी हार्ट अटैक की मेडिकल हिस्ट्री रही है तो आज हम आपको कुछ उपाय बताएंगे जिससे आप अपने दिल को पारिवारिक खतरे से बचा सकते हैं। पहला उपाय आप जानिए। पहला उपाय है हंसना। हर दिन लगभग 15 मिनट तक हंसने से दिल मजबूत रहता है और इससे हार्ट अटैक का खतरा 16% तक कम हो जाता है। 16% तक हंसिए। दूसरा है खुशी। जो लोग खुश रहते हैं उन्हें दिल की बीमारियां होने का खतरा 22% तक कम होता है। और ऐसे लोग जिनके मन में नकारात्मक नेगेटिव विचार आते हैं, जो अपनी खुशी का इजहार नहीं कर पाते हैं, जो हर चीज में कमी निकालते हैं, ऐसे लोगों को दिल की बीमारी होने का खतरा ज्यादा रहता है। तीसरा है मेडिटेशन, विपश्यना। हर रोज 10 मिनट मेडिटेशन यानी कि ध्यान लगाना और योग करने से आपकी हृदय गति सामान्य रहती है और इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, बीपी नॉर्मल रहेगा और दिल की बीमारियों का खतरा भी 18% तक इससे कम हो जाता है। चौथा है खुशहाल रिश्ते। अमेरिका में एक स्टडी हुई है और इस स्टडी के मुताबिक अकेलेपन से संघर्ष कर रहे लोगों की तुलना में ऐसे लोग हार्ट अटैक के खतरे से 25% तक दूर रहते हैं जिनके जीवन में कम से कम एक अच्छा दोस्त जरूर होता है। तो आप एक अच्छा दोस्त अपने पास जरूर रखें। मोटापा और शरीर का बढ़ता वजन भी आपके दिल का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो इसे स्वस्थ रखने के लिए रोजाना एक्सरसाइज जरूर कीजिए, लेकिन आपको ज्यादा एक्सरसाइज में नहीं करनी है, ओवर एक्सरसाइज में नहीं करनी है। अब मोटापा खतरनाक क्यों है? मोटापे से धमनियों में रक्त का संचार प्रभावित होता है और ऐसा होने से दिल पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे हार्ट अटैक का खतरा लगभग 30% तक बढ़ जाता है। बात पाकिस्तान के उन सेलिब्रिटीज की करेंगे जिनके सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत में बैन कर दिए गए थे। आपको याद होगा पहलगाम अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस के यूट्यूब चैनल्स, वहां के सेलिब्रिटीज के इंस्टाग्राम अकाउंट्स, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अकाउंट्स को बैन कर दिया था क्योंकि ये सेलिब्रिटीज लगातार पाकिस्तानी फौज का एजेंडा चला रहे थे और भारत विरोधी बयानबाजी कर रहे थे। लेकिन अब खबर मिल रही है कि इनमें से बहुत से सेलिब्रिटीज के अकाउंट्स फिर से भारत में दिखने लगे हैं और ऐसे ही 2 एक्टर हैं, मावरा हुसैन और सबा कमर। इनका इंस्टा अकाउंट भारत में फिर से एक्टिव हो गया है, दिखने लगा है। इसके अलावा यमुना जैदी, दानिश तैमूर, अहमद रजा मीर जैसे कलाकारों के अकाउंट्स भी भारत में एक्टिव हो चुके हैं, यानी कि दिखने लगे हैं। मावरा हुसैन हिंदी फिल्म सनम तेरी कसम में नजर आ चुके हैं और सनम तेरी कसम पार्ट 2 में भी वो थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो इस फिल्म में नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ 3 महीनों के बाद ही इन पाकिस्तानी फिल्मी कलाकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट फिर से एक्टिव क्यों कर दिए गए? और अगर इन्हें एक्टिव करना ही था तो फिर इन पर पाबंदी क्यों लगाई गई थी? हालांकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा विवाद जिस एक्ट्रेस, जिस अभिनेत्री पर हो रहा है वो है हानिया आमिर। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में अब भी जो है रिस्ट्रिक्ट है, बंद है। अकाउंट खोलने पर यह आ रहा है कि अकाउंट भारत में मौजूद नहीं है और हानिया आमिर के अलावा फवाद खान, माहिरा खान, अली जफर और आतिफ असलम के अकाउंट्स भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन बाकी सेलिब्रिटीज के अकाउंट आखिर क्यों ओपन किए गए, यह सवाल जरूर पूछा जा रहा है। भारत में सिर्फ पाकिस्तान की फिल्मी एक्टर्स का ही नहीं बल्कि क्रिकेटर्स का भी अकाउंट शो हो रहा है। अब आप देखिए, शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी तो वो शख्स हैं
जब वॉर चल रही थी तो वो पाकिस्तान के सपोर्ट में खूब वीडियोस डाल रहे थे और खूब भारत विरोधी बयान दे रहे थे। ये शाहिद अफरीदी का यूट्यूब अकाउंट भारत में कैसे शो हो रहा है, भारत में कैसे दिख रहा है? सवाल यही है। आपको बता दें कि इन दोनों को सबसे ज्यादा व्यूज भारत से मिलते हैं, इसीलिए जो इनका कंटेंट है वो खास तौर पर भारत पर फोकस रहता है, भारत केंद्रित रहता है। खास तौर पर शोएब अख्तर तो भारत के खिलाड़ियों को, भारत के क्रिकेटर्स की खूब तारीफ करते रहते हैं ताकि उन्हें यूट्यूब के जरिए भारत से व्यूज मिले, और व्यूज यानी कि पैसा। लेकिन जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो शाहिद अफरीदी ने तो बाकायदा पाकिस्तान की फौज के लिए फर्जी जीत की रैली तक निकाल दी थी। और अब सोचिए कि ऐसे भारत विरोधी का अकाउंट भारत में फिर से दिखने लगा है। शाहिद अफरीदी जैसा भारत विरोधी फिर से भारत से मिलने वाले व्यूज के जरिए भारत से पैसा कमाएगा और फिर भारत विरोधी ही बातें फैलाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान के बाकी मीडिया हाउसेस के भी यूट्यूब चैनल्स भारत में दिख रहे हैं। ये सारे चैनल पहलगाम हमले के बाद से बंद चल रहे थे, इन्हें भारत में देखा नहीं जा सकता था क्योंकि सरकार ये नहीं चाहती थी कि इन चैनल के माध्यम से पाकिस्तान अपना कोई भी एजेंडा भारत में चला सके। लेकिन अचानक अब जियो न्यूज, ARY, दुनिया जैसे ये पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल्स जो यूट्यूब पेज पर एक्टिव हैं और भारत में फिर से ये विजिबल हो गए हैं। सवाल यही है, आखिर क्यों? पहलगाम अटैक के बाद गृह मंत्रालय की सिफारिश पर भारत सरकार ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगा दिया था। इन चैनलों पर भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसीज के खिलाफ भड़काऊ, सांप्रदायिक और भ्रामक खबरें फैलाने का आरोप लग रहा था। अब अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि कलाकार, खिलाड़ी, राइटर, गायक ये सब तो देश की सीमाओं से ऊपर होते हैं, परे होते हैं। ये तो किसी देश के होते ही नहीं, ये तो सीमाओं से पार होते हैं, सीमाओं में बंधे नहीं होते हैं। तो जब ऐसे तर्क दिए जाते हैं तो फिर सवाल आता है कि क्या देश के लिए लड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारे सैनिकों ने ली हुई है? यह तर्क सिर्फ भारत की तरफ से ही क्यों दिया जाता है? ऐसे तर्क सिर्फ भारत के ही उदारवादियों की तरफ से क्यों दिए जाते हैं? ये सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान के सेलिब्रिटी तो ऐसा नहीं सोचते हैं, वो तो ऐसा नहीं करते हैं। भारत के सेलिब्रिटीज ने भले ही पाकिस्तान के सैनिकों के लिए सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट ना किया हो, लेकिन पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज ने अपने मुल्क की सेनाओं के पक्ष में भारत के खिलाफ खूब मैसेजेस पोस्ट किए हैं, बयान दिए हैं। बयान के कुछ आपके सामने है भी। लेकिन पाकिस्तान अपने मुल्क में अपने लोगों के बीच में चाहे जितना भी प्रोपेगेंडा कर ले, फैला ले, भारत ने यह तय कर लिया है कि उसकी पोल वो दुनिया भर में खोल कर रहेगा और भारत इन्हीं कोशिशों में लगातार लगा हुआ है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इन दिनों अमेरिका में हैं और उन्होंने कल क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। क्वाड यानी कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का वो संगठन माना जाता है जो कि चीन के खिलाफ बना हुआ है। और इन विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के लिए अच्छी बात यह रही कि सभी देशों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर कार्रवाई का संकल्प लिया। साथ साथ यह भी कहा गया कि इस हमले के दोषियों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे तक लाया जाएगा। क्वाड की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हम हर प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का विरोध करते हैं, जिसमें सीमा पार से होने वाला आतंकवाद भी शामिल है। A word about terrorism in the light of our recent experience. The world must display zero tolerance. Victims and perpetrators must never be equated. And India has every right to defend its people against terrorism, and we will exercise that right. We expect our Quad partners to understand and appreciate that. यह पाकिस्तान के मुंह पर बड़ा तमाचा है, क्योंकि पाकिस्तान का जिहादी जनरल आसिम मुनीर जिस अमेरिका में जाकर ट्रंप के साथ लंच करता है, उसी अमेरिका की धरती पर क्वाड कह रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद हो रहा है और इसी क्वाड में अमेरिका भी शामिल है। पहलगाम का हमला न सिर्फ भारत के ऊपर आतंक का बड़ा दुस्साहस था, बल्कि भारत की आत्मा पर प्रहार था, क्योंकि इसमें हिंदुओं का धर्म पूछकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। लेकिन कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट की सियासत में पहलगाम का तराजू रखने की कोशिश की गई है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद ST हसन ने 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों के लिए नेम प्लेट जरूरी करने के यूपी की योगी सरकार के निर्देश की तुलना पहलगाम से की है। ST हसन को यह मौका मुजफ्फरनगर के एक मामले से मिला है। आरोपों के मुताबिक मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून रूट पर स्वामी यशवीर महाराज नाम के हिंदूवादी नेता के समर्थकों ने ढाबा मालिकों से जबरन उनकी पहचान पूछने की कोशिश की,
29 जून की इस कथित घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस मामले में मुजफ्फरनगर पुलिस ने स्वामी यशवीर महाराज के 6 समर्थकों को नोटिस देकर 3 दिन के भीतर पुलिस थाने में तलब किया है। कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट की सियासत अपनी जगह है, इसमें 2 अलग अलग पक्ष हैं। कौन सही कौन गलत ये मुद्दा अलग है, लेकिन इसको पहलगाम के आतंक से जोड़ने पर बड़े सवाल खड़े हो गए। सवाल उठ रहे हैं कि एक अपराध के मामले को पहलगाम जैसी आतंकवादी घटना से कैसे जोड़ा जा सकता है। लेकिन सुनिए एसटी हसन की दलीलें क्या हैं। ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। अगर हम मुसलमान हैं तो अपनी दुकान के नाम पे अपना नाम लिखें, लेकिन मुझे आपत्ति इस बात पे है कि कोई भी सिविलियन आके ढाबों का इंस्पेक्शन करे, वहां के कर्मचारियों की पैंटें उतरवा के देखे। सिविलियन को क्या ये हक है? सरकार ने को एक्शन लेना चाहिए था, अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया उनके खिलाफ? टेररिज्म का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि गोली मार दो, टेरराइज करो इंसान को। कोई इसकी वकालत नहीं कर रहा कि अगर मुजफ्फरनगर में कुछ लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया तो उन पर कार्रवाई ना हो। उन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यह बात भी सच है कि कांवड़ रूट पर दुकानदारों के लिए नेम प्लेट का विवाद एक गंभीर विषय है। पिछले साल भी कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों के लिए नेम प्लेट जरूरी करने के निर्देशों पर खूब विवाद हुआ था, सियासत भी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकारों को बाकायदा नोटिस जारी किया था और नेम प्लेट जरूरी किए जाने पर अंतरिम रोक लगा दी थी। लेकिन कांवड़ के इस विवाद की तुलना पहलगाम से कैसे हो सकती है? 22 अप्रैल की पहलगाम की वारदात ने भारत को हिलाकर रख दिया था, बहुत कुछ बदला था। उस अटैक में लोगों का धर्म पूछकर उनको मारा गया था। उस अटैक का मकसद था भारत में विभाजन पैदा हो, हिंदू मुसलमान लड़े। मकसद था कि कश्मीर में प्रोग्रेस रुके। लेकिन पहलगाम के बाद से भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी सुरक्षा नीति को बदल दिया। आतंकी और उन्हें शह देने वाले स्टेट एक्टर्स में कोई फर्क नहीं करेंगे, स्पष्ट कहा। एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। आतंकवाद पर परमाणु ब्लैकमेल हम नहीं सहेंगे, यह भारत के क्लियर स्टैंड थे। पहलगाम के हमले पर भारत ने क्वाड से लेकर एससीओ जैसे मंचों पर भी पाकिस्तान को आईना दिखाया। लेकिन क्या जब कांवड़ नेम प्लेट विवाद को पहलगाम से जोड़ा जाएगा तो यह आतंकवाद को कवर फायर देने का काम नहीं करेगा? ये सवाल है। जरा मेमोरी रिफ्रेश कीजिए और देखिए पहलगाम में क्या कुछ हुआ था। मार दिया। आज कांवड़ विवाद की तुलना पहलगाम के आतंकवाद से करने की कोशिश की गई। आप याद कीजिए, कभी भगवा आतंकवाद जैसे शब्द भी कहे गए थे। इसीलिए कांवड़ पर एसटी हसन के बयान पर आज इतना हंगामा मचा है। हालांकि इन सवालों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि मुजफ्फरनगर में कोई व्यक्ति या संगठन जबरन लोगों की पहचान जानने की कोशिश कैसे कर सकता है। विपक्ष का आरोप है कि ये नौबत इसलिए आई है क्योंकि ऐसे लोगों को योगी सरकार की शह मिली हुई है। आरोपों के घेरे में आए स्वामी यशवीर महाराज मुजफ्फरनगर के बघरा में योग साधना आश्रम चलाते हैं। ये आश्रम धर्म परिवर्तन के खिलाफ घर वापसी जैसे अभियान चला चुका है। हालांकि ताजा विवाद बढ़ने के बाद यशवीर महाराज ने पूरे विवाद को एक साजिश बताया है। सुनिए आज तक पर उन्होंने क्या दलील रखी है। एक मुस्लिम पत्रकार ने कहा कि तू इसको हिंदू मुस्लिम मोड़ दे दे और अपना नाम गोपाल बता और ये को कि मेरी पिटाई हो और मेरी पैंट उतरवाई है। लेकिन फिर हमने जांच किया, वो गोपाल नहीं था, उसका नाम अब्दुल था और वहीं होटल से थोड़ी दूर पर उसका गांव है, गांव का नाम है बझेड़ी, वहां का रहने वाला मुस्लिम है। तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुई, झूठा आरोप है। हम लोग साधु हैं, सन्यासी। कांवड़ रूट पर नेम प्लेट मसले पर कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। कांवड़ रूट पर नेम प्लेट को जरूरी करने के हिमायती की दलील है कि इससे कांवड़ियों के लिए पवित्रता और शुद्धता की गारंटी मिलेगी।
पिछले दिनों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जब खाने पीने की चीजों में थूक जैसी चीजें मिलाने के आरोप लगे हैं। और यही नहीं, ऐसा भी सामने आया है कि हिंदू पहचान के आधार पर मुस्लिम व्यक्ति दुकान वाला निकला, दुकान चला रहा था। सवाल उठ रहा है कि किसी को अपनी असली पहचान छिपाने की जरूरत क्यों है? क्या यह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? कावड़ रूट पर दुकानदारों के लिए पहचान को जरूरी किए जाने को लेकर मुस्लिम समाज के हलाल प्रोडक्ट्स की दलीलें भी सामने रखी जा रही हैं। लेकिन क्या कावड़ को लेकर जो है ये पूरा हंगामा एक वोट बैंक का है? क्या नफरत की राजनीति दोनों ओर से हो रही है? देखिए कावड़ की राजनीति कैसे हो रही है। ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कावड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा? वो होटल पे गए, एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो, बोले वो नहीं। ये होते कौन? ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है? वहाँ आतंकवादियों ने धड़प पूछकर चुन चुनकर हिंदुओं की हत्या करने का काम किया था। यह हम लोग किसी की न हत्या कर रहे हैं, न कोई धर्म पूछ रहे हैं। हम लोग केवल जो जिसका प्रतिष्ठान है स्थिति स्पष्ट कराने कह रहे हैं, जिससे ताकि किसी भी प्रकार की कोई दुविधा, असमंजस या धोखाधड़ी की कोई स्थिति पैदा न हो। अगर हिंदू धर्म के नाम पर आप होटल खोले हो तो उसमें भी उसी संस्कार, उसी इबादत की सोच के लोग जाते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर कुछ और होता है तो एक तरीके से धोखाधड़ी और तमाम उसके साथ वायलेंस क्रिएट होता है। तो ऐसा न हो, इसके लिए हमको लगता है ऐसा किया गया और कुछ है। कौन होगा अगली दलाई लामा और चीन को इससे क्या आपत्ति है? क्या अगला दलाई लामा चीन का होगा, तिब्बत से होगा या फिर कहीं बाहर से हो सकता है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मौजूदा 14वें दलाई लामा इस 6 जुलाई को 90 साल के हो रहे हैं और उन्होंने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वो अपने 90वें जन्मदिन पर बताएंगे कि आगे ये प्रक्रिया जारी रहेगी या फिर नहीं। आज दलाई लामा ने यह साफ कर दिया है कि दलाई लामा की पूरी प्रक्रिया और संस्था जारी रहेगी, क्योंकि पहले ये सवाल उठ रहे थे कि उनकी मौत के बाद उत्तराधिकारी होगा या नहीं। तो आज धर्मशाला से जारी एक वीडियो संदेश के जरिए दलाई लामा ने साफ किया कि गादेन फोड्रांग ट्रस्ट के पास भविष्य के दलाई लामा को पहचानने का पूरा अधिकार होगा। साथ ही यह भी कह दिया है कि नए दलाई लामा के चयन में किसी भी दूसरे का कोई भी अधिकार नहीं होगा। दलाई लामा ने यह भी साफ कर दिया है कि इस बार का दलाई लामा किसी लोकतांत्रिक और आजाद देश से चुना जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि दलाई लामा चीन या फिर तिब्बत से नहीं होगा, क्योंकि चीन तो लोकतांत्रिक है नहीं और तिब्बत आजाद नहीं है। इस पर चीन का इस समय अधिकार है। अब सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण यह है और यहां पर यह समझना जरूरी है कि चीन इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप क्यों करना चाहता है और दलाई लामा के चयन की प्रक्रिया क्या होती है। यह हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि यह बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया है। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि दलाई लामा कौन होते हैं और ये इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। दलाई लामा को आप तिब्बत का धार्मिक या प्रशासनिक प्रमुख कह सकते हैं, यानी कि वो तिब्बती बौद्धों के धर्मगुरु भी हैं और उनके राजा भी होते हैं। तिब्बत में दलाई लामा को चुनने की एक पूरी प्रक्रिया होती है जो पिछले सैकड़ों वर्षों से फॉलो जो है होती आ रही है। इसमें चीन में माओ त्से तुंग ने जब तिब्बत पर कब्जे के लिए हमला किया तो उनके खिलाफ तिब्बत में विद्रोह हुआ, लोगों में गुस्सा फूटा, जिसके बाद मौजूदा दलाई लामा तेंजिन ग्योत्सो 1959 में भागकर भारत आए। तब से वो निर्वासित तौर पर भारत में ही रह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में वो रहते हैं और वहीं से तिब्बत की निर्वासित सरकार चलाते हैं। मौजूदा 14वें दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई 1935 को नॉर्थ ईस्टर्न तिब्बत के एक किसान परिवार में हुआ था। जब वो सिर्फ 2 साल के थे तो उन्हें दलाई लामा का पुनर्जन्म माना गया। हालांकि इसकी बाकायदा एक प्रक्रिया होती है, वो हम आगे आपको बताएंगे कि प्रक्रिया क्या होती है। 1940 में तिब्बत की राजधानी लासा के पतोला पैलेस में वो आधिकारिक तौर पर तिब्बतियों के धर्मगुरु यानी कि दलाई लामा बने। अब इसकी पूरी पॉलिटिक्स भी आपको संक्षेप में समझनी चाहिए। चीन ने तिब्बत पर कब्जा करके रखा हुआ है। वो तिब्बत का स्वायत्त शासित क्षेत्र इसको मानता है अपना, यानी कि वो ये कहता है कि उसने तिब्बत को अपने ऑटोनॉमस रीजन बनाया हुआ है। हालांकि ऐसा है, तिब्बत पूरी तरह से चीन ने इस पर कब्जा करके रखा हुआ है। अब 14वें दलाई लामा तो चीन की सरकार के उनके जुल्म सितम के खिलाफ थे ही।
क्योंकि उन्हीं से परेशान होकर वो भागकर भारत में पहुंचे थे। चीन चाहकर भी 14वें दलाई लामा पर कोई भी विवाद नहीं कर पाया, क्योंकि उनकी चयन प्रक्रिया पर किसी तरह का कोई भी विवाद नहीं था। वो तो चीन के कब्जे से पहले ही दलाई लामा बन गए थे। चीन ने तिब्बत में सब कुछ करके देख लिया, जबरदस्ती कब्जा करके देख लिया, पूरी तरह से अपने पॉलिटिकल कंट्रोल में भी इसे लाकर देख लिया, लेकिन तिब्बत पूरी तरह से चीन के कब्जे में नहीं आया। चीन को लगता है कि अगर दलाई लामा उसके पक्ष में अगर होगा तो तिब्बत पर शासन करना उसके लिए आसान होगा, क्योंकि दलाई लामा तिब्बती बौद्धों के सबसे बड़े धर्मगुरु हुए। इसीलिए चीनी दलाई लामा के चयन की इस प्रक्रिया पर लगातार अड़ंगा लगा रहे हैं। लेकिन मौजूदा 14वें दलाई लामा ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस बार के दलाई लामा चीन से नहीं चुने जाएंगे, वो लोकतांत्रिक जगह से चुने जाएंगे। दलाई लामा ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके उत्तराधिकारी का जन्म और जन्म के लिए जो परंपरा चल रही है, पुनर्जन्म की परंपरा जारी रहेगी। और चीन कह रहा है कि दलाई लामा को पुनर्जन्म के जरिए पहचानने के लिए चीन की केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होगी। अब सवाल यह है कि दलाई लामा चीन से बाहर ही पैदा होंगे और उनका पुनर्जन्म इस बार चीन में नहीं होगा। ये कैसे तय होगा? क्योंकि कौन कहां पैदा होगा ये कैसे तय हो सकता है? इस पर यह तर्क दिया जा रहा है कि पहले भी बहुत से दलाई लामा चीन से बाहर पैदा हुए थे, जैसे कि तीसरे दलाई लामा का जन्म मंगोलिया में हुआ था। छठे दलाई लामा आज के अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में पैदा हुए थे। इसीलिए ये तर्क तो काम नहीं करेगा कि दलाई लामा सिर्फ चीन में ही पैदा हो सकते हैं। असल में चीन ये चाहता है कि दलाई लामा की परंपरा जारी तो रहे, लेकिन चीन का उसमें पूरा अधिकार रहे। दलाई लामा तिब्बत में अपने आवास पतोला पैलेस में बैठे। चीन मौजूदा दलाई लामा को अपना विरोधी मानता है। वो पूरी तरह से ये चाहता है कि जो भी नया दलाई लामा आए वो चीन के पक्ष की बात करे, चीन की सुने। ऐसा करने से चीन को तिब्बत पर अपनी हुकूमत को और मजबूत करने का मौका मिलेगा। There is no traditional kind of restriction. Dalai Lama should born in Tibet. Dalai Lama born in Mongolia, the third one, and Dalai Lama born if today in India, the sixth Dalai Lama, and there's no nationality or geographical boundary. Living instructions will necessary when there is a transition from one Dalai Lama to another Dalai Lama. His Holiness is in good health, and he promised to live a much long life. So therefore, it is only an indication. Then the occasion comes, he will give the instructions, and it is not necessary at this moment. I think it's entirely dependent on Chinese government. Previous times they expressed their interest in inviting His Holiness the Dalai Lama to China and Tibet, and His Holiness has at many occasions expressed his wish to visit China and Tibet if it's possible. But Chinese government put this condition that if His Holiness comes to China or Tibet, he should stay back. And His Holiness' response is, if I get to go to Tibet and China, I will go, but I will not live there because there is no freedom there. And I think this is also connected with the reincarnation when His Holiness says that I will be born in a free world. So we still don't know whether this is possible or not. अब सवाल है कि अगला दलाई लामा कैसे तय होता है? दलाई लामा को तय करने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है? तिब्बती बौद्ध धर्म के दलाई लामा को चुना नहीं बल्कि ढूंढा जाता है। माना जाता है कि मृत्यु के बाद दलाई लामा नए शरीर में पुनर्जन्म लेते हैं। उनके निधन के बाद वरिष्ठ भिक्षु एक ऐसे बच्चे को खोजते हैं जो दलाई लामा का अगला अवतार हो। ये कैसे होता है? इससे पहले भिक्षु कुछ आध्यात्मिक संकेतों को गहराई से देखते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे इस दौरान वरिष्ठ भिक्षु सपनों में आई छवियों का विश्लेषण करते हैं। ये देखा जाता है कि मृत्यु के समय दलाई लामा का शव किस दिशा की ओर था या उनकी मुद्रा क्या थी। दाह संस्कार के दौरान धुएं की दिशा को एक संकेत माना जाता है कि धुआं किस तरफ है। इन सब का मकसद जानना होता है कि दलाई लामा का अगला जन्म किस दिशा में या किस इलाके में हुआ होगा। इन तमाम संकेतों के आधार पर भिक्षुओं का एक दल तिब्बत और हिमालय क्षेत्र की यात्रा करता है। वो ऐसे बच्चों को तलाश करते हैं जिनका जन्म दलाई लामा की मृत्यु के आसपास हुआ हो, जिनमें असाधारण बुद्धि हो और जिनमें असाधारण गुण हो, या वो कुछ असामान्य बातें कर पा रहे हो। जब कुछ बच्चों की पहचान होती है तो उनका परीक्षण शुरू होता है।
इन बच्चों को कुछ वस्तुएं दी जाती हैं, जिनमें से कुछ पिछले दलाई लामा की प्रिय वस्तुएं होती हैं। जो बच्चा सही वस्तु का चयन करता है, पहचान करता है, उसे दलाई लामा का संभावित पुनर्जन्म मान लिया जाता है। अगर वो बच्चा पुराने दलाई लामा के किसी नजदीकी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को पहचान लेता है, तो इन्हें भी मजबूत संकेत के तौर पर माना जाता है। इन परीक्षणों के बाद ज्योतिषीय गणनाएं और चर्चाएं होती हैं और फिर इस बच्चे को नया दलाई लामा घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद उस बच्चे को एक मठ में ले जाया जाता है। यहाँ पर उसे बौद्ध शिक्षा और आध्यात्मिक प्रशिक्षण दिया जाता है और वर्षों की साधना के बाद वो दलाई लामा के बारे में भूमिका निभाने लगता है। दलाई लामा का चयन जो होता है वो चयन नहीं होता है, उनका रिकग्निशन होता है, यानी उनकी मान्यता दी जाती है। उनके देहांत के बाद उनके जो सहयोगी हैं, जो अन्य लामा होते हैं, उच्च वर्ग के लामा और जो अन्य ज्ञानी लोग होते हैं, वो बैठकर संकेत देखते हैं और जो पुराने दलाई लामा होते हैं उनके आदेश देखते हैं और उसके आधार पर ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कौन उनका वास्तविक रीइंकार्नेशन है, यानी उनका अवतार है। दलाई लामा अवलोकितेश्वर के अवतार माने जाते हैं, तो वो जब पुनर्अवतार लेते हैं तो उनके अवतार की जो पहचान है वो प्रमुख लामा करते हैं अपने शास्त्रों और अपने धार्मिक प्रक्रियाओं के अनुसार। और उसके करीब 4-5 वर्ष बाद ऐसा होता है, क्योंकि जो बालक होता है, जो उनका अवतार होता है, वो बालक उसको वो लोग उसकी पहचान करते हैं। उसमें अनेक प्रक्रियाएं होती हैं, धार्मिक प्रक्रियाएं, जिसकी बुनियाद पर वो लोग उस बालक की पहचान करते हैं। अब सवाल है, चीन क्या कर सकता है? चीन ये कर सकता है कि वो तिब्बत में अपने ही पक्ष का कोई दूसरा दलाई लामा बिठा सकता है, क्योंकि चीन ये पूरी कोशिश करेगा कि दलाई लामा के चयन की प्रक्रिया पर ही किसी तरह सवाल उठाए जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर निर्वासित चल रही मौजूदा तिब्बत सरकार का क्या रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया होगी, यही जानने के लिए हमने निर्वासित तिब्बत सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री लोपसांग सांगे से बातचीत की। हमारी अगली खबर उन लोगों के लिए है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बाइक, टैक्सी या ओला, उबर जैसी ऐप बेस्ड कैब सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी ओला, उबर या रैपिडो जैसी बाइक टैक्सी सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं तो सरकार ने अब यह सुनिश्चित कर दिया है कि आपकी जेब नियमों के अनुसार ही काटी जाए। अभी तक लोगों की शिकायत थी कि ओला, उबर जैसी कैब सर्विसेज मनमाना किराया वसूल करती हैं, अपने हिसाब से किराया बढ़ाती रहती हैं। और यही नहीं, शिकायतें और भी थी। ये कैब कंपनी पीक आवर में कई गुना तक किराया बढ़ा देते हैं और वसूल करते हैं। बारिश होने पर तो कई गुना ज्यादा किराया वसूला जाता था। ये कंपनियां अपने ग्राहकों को लूटने के अलग अलग तरीके अपनाती हैं। ये आपके मोबाइल फोन के मॉडल और बैटरी लाइफ देखकर आपसे किराया वसूला करती थी। यानी कि अगर आपके पास में आईफोन है तो किराया अलग होगा, आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो उसका किराया कम होगा और अलग होगा। अगर आपके मोबाइल फोन की बैटरी फुल है तो किराया कम होगा, और अगर बैटरी ज्यादा है तो उसका किराया अलग होगा और ज्यादा होगा। तो आम लोगों ने बाकायदा सोशल मीडिया पर इसके लिए लिखित शिकायतें की थी और इसके जवाब में केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 बना दिया है। इसके तहत अब कैब सर्विसेज देने वाली कंपनियां कानूनी रूप से 2 गुना बेस किराया वसूल करेंगी। सरकार ने इस तरह से कैब कंपनीज जनता से ज्यादा वसूली करने की उनको खुली छूट दे दी है। अब आप सोचिए कि ज्यादा किराया और वसूली की जिन शिकायतों को लेकर कैब कंपनीज पर एक्शन होना चाहिए, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उन कंपनियों को नए नियमों से फायदा पहुंचाया गया है। जनता की जेब पर बोझ बढ़ा दिया गया है। नए नियम लागू होने के बाद से ओला, उबर जैसे ऐप बेस्ड कैब कंपनियां पीक आवर्स में अपने बेस किराए से 2 गुना किराया वसूल पाएंगे। बेस किराया वो शुरुआती किराया होता है जो कि एक निश्चित किलोमीटर के लिए पहले से तय होता है। उसके बाद प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया बढ़ता रहता है। अब मान लीजिए कि नोएडा से आपको कहीं जाना है तो कैब का बेस किराया आमतौर पर यात्रा की शुरुआती 5 किलोमीटर के लिए 100 रुपए तक होता है, लेकिन अब से ये बेस किराया पीक आवर्स में 200 रुपए तक होगा, यानी कि डबल हो जाएगा। पीक आवर्स को वो समय होता है जब आप ऑफिस जाने का टाइम भी से कह सकते हैं
ये समय सुबह लगभग 8 बजे से 11 बजे तक रहता है और शाम को 5 बजे से 9 बजे तक माना जाता है, जब सबसे ज्यादा लोग सड़कों पर होते हैं, गाड़ी ढूंढ रहे होते हैं। इस समय में ऑफिस जाने वाले लोग कैब, ऑटो, मेट्रो, बाइक, टैक्सी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऐप बेस्ड कैब सर्विसेज देने वाली कंपनियों के लिए पीक आवर्स वो समय होता है जब लोगों के लिए यात्रा करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, जैसे कि बारिश का मौसम हो या फिर कोई त्योहार हो। इसके अलावा अगर आपके शहर में कोई बड़ा इवेंट होने वाला हो तो भी पीक आवर्स मानकर किराया बढ़ा दिया जाता है। इस मनमानी पर लगाम लगाने के बजाय नए नियम से इन कैब कंपनियों को नियमों के अनुसार ज्यादा वसूली की इजाजत दे दी गई है और शिकायत पर अब कार्रवाई भी नहीं होगी। अगर आपको ये लगता है कि आप कैब सर्विस का इस्तेमाल नॉन पीक आवर्स में करते हैं और इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा तो भी आप गलत हैं। नए नियम के मुताबिक नॉन पीक आवर्स में भी बेस किराया तय कर दिया गया है।